मरीज़ के तो लिवर पे ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लेकिन चूँकि मरीज़ का लिवर मैच्योर है, अडल्ट है, उस पे वो जो इफ़ेक्ट होता है वो कोई परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं होता, वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर यही बाइल एसिड्स ब्लड में शामिल होने के बाद बच्चे की तरफ जाना शुरू कर दें तो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्लिनिक का एड्रेस और जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो पूछते हैं, तो वो आपका स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ रहा होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज हमने बात करनी है हमल के अंदर बहुत ज़्यादा जो ख़ारिश का मसला है, ऑब्स्टेटिक कोलिस्टेसिस या ख़ारिश के मसले के ऊपर। यूजुअली हमल के अंदर हल्की फुल्की पेट के ऊपर ख़ारिश होती है। उसकी वजह ये होती है कि पेट जैसे जैसे पेट के फाइबर स्ट्रेच होते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स जो हैं वो टूटते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से इचिंग होती है। लेकिन हमल में एक ख़ास करके एक मसला होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्टेटिक कोलिस्टेसिस। उसकी निशानी ये है कि मरीज़ को ये अब ज़्यादातर दूसरे सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू में ये मसला होता है। इसमें होता ये है कि मरीज़ को हाथों और पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और इसके अंदर मरीज़ के लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब LFTs कराते हैं तो वो बहुत बढ़ गए होते हैं और इनको स्पेसिफिकली डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है सीरम बाइल एसिड्स का, वो हम करवाते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बाज़ मरीज़ों के अंदर जो बाइल एसिड बेसिकली एक गदूद है, एक हार्मोन है, जो केमिकल है जो कि लिवर के अंदर बनता है और उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो निकल जाता है, बॉडी से निकल जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ ख़ास हार्मोन्स के असर की वजह से इसके जो जिस्म से बाहर निकलने का प्रोसेस है वो असरअंदाज होता है और ये जिस्म में खून के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होने लग जाती है। जब खून के अंदर से ये मिकदार ज़्यादा होती है तो एक ख़ास लेवल पे जाने के बाद ये जिल्द के नीचे और ख़ास तर जो एक्सटेंसर सर्फेसेस होती हैं उनके ऊपर ये डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है। जब ये जिल्द के नीचे डिपॉजिट होता है तो ये वहाँ पे एक जो एलर्जिक रिएक्शन करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हाथों और पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और मरीज़ के लिए नॉर्मली जो है वो रात को सोना तक मुश्किल हो जाता है। इसका जो सबसे नुकसान है वो मरीज़ के तो लिवर पे ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लेकिन चूँकि मरीज़ का लिवर मैच्योर है, अडल्ट है, उस पे वो जो इफ़ेक्ट होता है वो कोई परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं होता, वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर यही बाइल एसिड्स ब्लड में शामिल होने के बाद बच्चे की तरफ जाना शुरू कर दें तो खुदा न खास्ता आपके पेट में बच्चे की हरकत को ख़राब हो सकती है, कम हो सकती है। बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने की वजह से बच्चा पेट के अंदर पखाना कर सकता है और कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर इन चीज़ों को अननोटिस रखा जाए तो बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर को ये बताना है और उसके बाद अपना लिवर का और सीरम बाइल एसिड्स का टेस्ट करवाना है। अगर वो नॉर्मल है तो आप उसको रीअश्योर करें, आप समझेंगे कोई स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आप ऑब्स्टेटिक कोलिस्टेसिस के पेशेंट हैं और अब आपने जो अपना ब्लड है उसके अंदर सीरम बाइल एसिड्स को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन उर्सो के नाम से ये आती है। कैप्सूल्स हैं, पाकिस्तान में पहले अवेलेबल नहीं थे, बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। वो अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ शुरू कर देने हैं और इसके अलावा कुछ एलर्जी की मेडिसिन जो बच्चे के लिए सेफ हो वो शुरू की जा सकती हैं। और उसके साथ साथ हम हर महीने बाइल एसिड्स का टेस्ट करवा के उसका लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं और मरीज़ को बता देते हैं कि आपने अपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना है। ये जो बच्चे तक बाइल एसिड के ट्रांसफ़र होने की रेशो है ये बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी अगर ये बच्चे तक जाता है तो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ अफेक्ट करती है वो ये होती है कि बच्चे की मूवमेंट ख़राब होने लग जाती है, बच्चा कम हरकत करने लग जाता है। और जब आप बच्चे की CTG करवाते हैं, कार्डियोटोकोग्राफी कराते हैं, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन या जो बच्चे की हार्ट बीट की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो आ जाती है, या उसके अंदर वेरिएशन जिनको हम अपनी ज़ुबान में एक्सेलरेशन कहते हैं वो उतार चढ़ाव कम हो जाता है।
بچے کی موومنٹ خراب ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ بعض اوقات بچہ جو ہے وہ پیٹ میں پخانہ کر دیتا ہے. پخانہ بہت لاسٹ اسٹیج میں جا کے کرتا ہے اگر بچے پہ اسٹریس بہت زیادہ ہو. اس طرح کے مریضوں کو یوزلی ہم 37 ویک پہ ڈیکسا کور دینے کے بعد ڈلیور کر لیتے ہیں. پورے 9 مہینے 40 ویکس تک ویٹ نہیں کرتے، کیونکہ جتنا آپ 40 ویکس کے قریب جاتے ہیں اتنا ہی بچے کی پیٹ میں کو نقصان ہونے، ہارٹ بیٹ خراب ہونے یا ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ان مریضوں کو ہم 37 ویکس میں اگر ان کا بائل ایسڈ ایک لیول سے زیادہ ہے، نارمل لیول سے زیادہ ہے، تو 37 ویکس پہ ہم ان کے بچے کے لنگس کو میچور کرنے والا انجیکشن لگا کے اور اس کے بعد پھر ان کو ڈلیور کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی پریگنینسی اینڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کا بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے، پلیسینٹا ریموو ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بچے ماں کے جو لیور کے انزائمز ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بائل ایسڈ کو جگہ مل جاتی ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ خوراک کی نالی میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بلڈ کے اندر اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر آپ کو ایک دفعہ آبسٹریٹک کولسٹیسس ہوتا ہے تو اگلی پریگنینسی میں ضروری نہیں کہ آبسٹریٹک کولسٹیسس ہو، لیکن جنرل پاپولیشن سے آپ کے اندر رسک زیادہ ہے، تو اگلی دفعہ آپ اس کو رکھیں گے. ہمارے پاس جو بچے پیٹ میں فوت ہو کے آتے ہیں جو گورنمنٹ سیٹ اپس میں آتے ہیں، تو جب ان سے ہم ہسٹری لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو پچھلے کتنے عرصے سے پیٹ میں اور ہاتھوں پاؤں پہ بہت زیادہ خارش ہو رہی تھی، لیور ان کے ٹیسٹ ان کے خراب تھے، بائل ایسڈ بہت ہائی تھا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آبسٹریٹک کولسٹیسس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ڈائگنوز نہیں ہو پایا، میڈیسن اس کی سٹارٹ نہیں ہو پائی، اس کا لیول مسلسل بڑھتا رہا اور وہ بچے پہ اثر کر گیا. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں کوئی کویشچن یا کوئی کوئری ہو وہ ضرور پوچھیے. ایکچولی آج کل جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ زیرو مارجن کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم 0% غلطی کی گنجائش کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک ہیلدی بیبی اور ہیلدی آؤٹ کم کے ساتھ جو ہے وہ ہم اینڈ اپ ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.